हम्म। उनको मैं यही कहूंगा अपने डे के अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो वो दो हिस्सों में स्प्लिट कर दे कि वो 3 आवर्स मेंस को पढ़े और 7 आवर्स वो प्रीलिम्स को पढ़े। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, इंडियन जी। एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, पीआईबी, कुछ भी कर रहे होंगे, वो 2-4 क्वेश्चन रेंज से बाहर हम्म। जाएंगे। लेकिन मोर और लेस अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्योग्राफी और एनवायरमेंट आपको 22-23 क्वेश्चन आपकी रेंज में वो लाके दे देगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही आप सोच रहे हैं कि आपका प्रीलिम्स 2025 क्रैक हो, तो इस टाइम को बांटना बहुत जरूरी है कि इस 5 साढ़े 5 महीने को आप कैसे फॉर्मेट करते हैं। मेरे साथ हैं नवीन सर, जिनका करीब 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है सर का, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों यूपीएससी की जर्नी के साथ। सर से आज डिस्कस करेंगे कि इस टाइम ड्यूरेशन को आपके लिए कैसे सेट करते हैं सर। तो सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। सर, प्रीलिम्स 25 मई को है। एक बिगिनर और एडवांस एस्पिरेंट का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए? ओके, देखो, एक जो बिगनर है, बिगनर को मैं ये मानता हूँ कि उसने अभी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं पढ़ी, चीज़ें उसने अच्छे से नहीं जानता, वो किन किन टॉपिक्स पे यूपीएससी कितनी डेप्थ पे जाता है, जी। वो मेरे नज़र में बिगनर है। और एक एडवांस वाले को मैं ये मानता हूँ कि ऑलरेडी वो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, यूपीएससी के एक आधा अटेम्प्ट दे चुका है और उसको पता है कि ये एग्ज़ाम कैसा है। जी। तो दोनों को लेके थोड़ा स्ट्रेटेजी तो डिफरेंट होगी। अगर मैं बात करूं जो बिगनर है, बिगनर को कंसेप्चुअल बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। टॉपिक पे, किस टॉपिक पे यूपीएससी कितना डेप्थ पे जा रहा है उसकी उसको समझ होनी ज़रूरी है। और जो एडवांस वाला है वो ऑलरेडी चीज़ों को, टॉपिक को कई बार कर चुका होगा, देख चुका होगा। वो जिन जिन टॉपिक में फंसता है उसको उस पर जाके फोकस करना चाहिए। भाई क्लाइमेटोलॉजी के अंदर मैं मानसून में जाके फंस जाता हूँ तो वो मानसून को ज़्यादा फोकस करे। बिगनर वाले ने अगर पूरा क्लाइमेटोलॉजी अगर नहीं पढ़ा ज्योग्राफी के अंदर तो उसको तो सारे ही टॉपिक करने हैं। तो एक एडवांस वाले को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता है, उसको कहाँ काम करना है। बिगनर वाला अभी इवॉल्विंग फेज में है, उसको समझना है और वो इवॉल्व हो रहा है। तो बिगनर को लेके मेरा ये है कि आप थोरो स्टडी करो, कंसेप्चुअल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, पीवाईक्यूज को ज़्यादा बेस बनाओ। उतना टाइम है उनके पास कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के हाँ, लिए? उतना हो जाएगा, ओके। उतना। लेकिन उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेशंस और डेली हाँ। स्टडी आवर्स उसको बढ़ाने होंगे। अगर वो सोचे 6 घंटे पढ़ के मेरा काम हो जाएगा, 6 आवर्स में काम नहीं होने वाला। ओके सर, उसके लिए थोड़ा सा सब्जेक्ट, जो कोर सब्जेक्ट है पिलर आपके, उनको अगर बांटना हो, जैसे जिनका हाई कन्वर्जन वगैरह रेशियो हो, तो उनको कैसे वो बांटे? हाँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा। बेसिकली हमारे 6 से 7 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स में। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का वेटेज इन दिनों सबसे ज़्यादा है। पिछले 5 साल में अगर देखें 100 में से 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से आ रहे हैं। दोनों। और दोनों ये सब्जेक्ट ऐसे है कि इसमें कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा है। ज्योग्राफी की बात करें तो पूरा कंसेप्चुअल पूछता है यूपीएससी, 15-16 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इजीली जिस बच्चे के कंसेप्ट स्ट्रांग है वो 12-13 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। करंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात करूं तो यूपीएससी 2 तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें कुछ स्टैटिक पार्ट के, कुछ करंट अफेयर वाले है। तो अगेन एनवायरमेंट का जो स्टैटिक पार्ट है उसका कन्वर्जन रेट वही है, 90 से 100% बच्चे इजिली सॉल्व कर लेगा जो उसका कंसेप्ट है। करंट अफेयर वाला पार्ट है उसमें ऐसा रहता है 60-70%, 2-4 क्वेश्चन वो यूपीएससी ऐसी पूछ ही लेगा कि पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ से आए। चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, द हिंदू पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, पीआईबी, कुछ भी कर रहे होंगे, वो 2-4 क्वेश्चन रेंज से बाहर जाएंगे। लेकिन मोर और लेस अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट आपको 22-23 क्वेश्चन आपकी रेंज में वो लाके दे देगा। उस हिसाब से देखूं तो कन्वर्टिबिलिटी में सबसे स्ट्रांग है। सेकंड, पॉलिटी का बहुत अच्छा कन्वर्जन जो रेट है, बच्चे ने अगर अच्छे से कहीं से पढ़ा या सेल्फ स्टडी से, तो 15-16 क्वेश्चन आते हैं, बच्चा 10-11 क्वेश्चन इजिली वहां से कर लेगा। तीसरा सब्जेक्ट अगर उसको कोई पकड़ना है तो मैं कहूँगा इकोनॉमी। इकोनॉमी ऑल दो थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स उसके कुछ कंसेप्ट है, लेकिन ढंग से पढ़ा है, अच्छे टीचर से उन्होंने किया है, तो 9-10 क्वेश्चन इजिली वो कर लेगा। फिर बचता है आपका हिस्ट्री, साइंस टेक और करंट अफेयर। हिस्ट्री थोड़ा सा इन दिनों मुझे लगता है कि काफ़ी चैलेंजिंग हो गया। पहली बात तो सोर्स बहुत, उसका जो सब्जेक्ट, जो उसका सिलेबस है काफ़ी वाइड है और उसके सोर्सेज काफ़ी डिफरेंट है। और थोड़ा सा ह्यूमैनिटी टाइप का सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटी टाइप में इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे ज्योग्राफी में हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल फिक्स है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। उसमें कुछ कोई भी 50 किताबें भी होगी तो उसको एक ही तरीके से लिखेगी और उसके सोर्स में भी ऐसा कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में जहाँ एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न और टाइमलाइन आर्ट एंड वगैरह। कल्चर है, तो थोड़ा सा सिलेबस बड़ा हम्म, है और यूपीएससी कहाँ से क्या पूछ रहा है उसका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो हिस्ट्री में थोड़ा इन दिनों बच्चे चैलेंज फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा जितना आपको टीचर पढ़ाए, जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है आप उनको पढ़ लो। उतना पढ़ने के बाद अगर आप 7-8 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोस्टली वो पिछले 12 से 18 महीने के करंट अफेयर से ज्यादा आ रहा है। जैसे मैं अगर मेरे टाइम पे जब मैं प्रीलिम्स देने जाता था तो मेरी स्ट्रेटेजी और अप्रोच क्या होती थी, जी। मुझे ये पता था कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी है और करंट अफेयर है, हम्म, तो मैं इन्हीं पे खेलता था। और जैसे हिस्ट्री है, मुझे बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम होती थी चीज़ों को उसका टाइमलाइन। रिटेन करने में, बहुत सारा मल्टीपल सोर्सेज था, तो मेरा जितना बेसिक नोट्स होता था कोचिंग का या मैंने जो जी। खुद भी बनाया है, बस मैं उतना ही पढ़ के जाता था। लेकिन मैं ये इंश्योर करता था कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, इसमें से मैं बहुत अच्छा करूंगा। तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट में तो अगर 25 क्वेश्चन आते थे तो मैं इजीली 19-20 के आसपास कर लेता था। पॉलिटी में भी यही होता था, 15-16 क्वेश्चन है तो 9-10 क्वेश्चन मेरे कहीं नहीं गए। इकोनॉमी मेरा बहुत स्ट्रांग था उन दिनों। तो वो उतना थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको, मतलब सारी चीज़ों को नहीं पकड़ सकते। अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ को देख के और यूपीएससी के लास्ट 10 या 12 ईयर के एनालिसिस को देख के हम टारगेट बनाएं और कितना क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, उस हिसाब से हम तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, क्या अभी जो एडवांस एस्पिरेंट है हम्म, वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड ना हो, वो फरवरी तक जा सकता है मेंस को लेके? ओके। उसमें मैं ये कहूंगा कि देखो, 6 मंथ पहले तो हम्म, प्रीलिम्स की घंटी बजा देनी चाहिए अपने जी। को। वो बात अलग है कि एडवांस वाले की घंटी अलग तरीके से बजेगी और हाँ। बेसिक वाले की घंटी अलग तरीके से बजेगी। जो अच्छे से 1-2 अटेम्प्ट दे चुका, उसके पास काफी अच्छे नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, पीवाईक्यूज को पहले भी ऑलरेडी 4-5 बार लगा चुका है, हम्म, उनको मैं यही कहूंगा अपने डे के अगर 10 आवर्स पढ़ रहे हैं तो वो 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दे, कि वो 3 आवर्स मेंस को पढ़े और 7 आवर्स वो प्रीलिम्स को पढ़े। मेंस में भी मैं ये कहना चाहूंगा, ऑप्शनल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है और बड़ा रोल भी रहता है उसका। और हम्म, इस क्योंकि 2025 में प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 90 डेज का भी गैप नहीं है, तो थोड़ा सा अगर इन आने वाले 45 दिनों में वो थोड़ा मेंस पढ़ ले 3-3 घंटे के आसपास तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि 70% के आसपास समय प्रीलिम्स को ही देना चाहिए, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा फ्रूटफुल है वो। ओके। आपके हैप्पी वैली एकेडमी पे आपने एक कोर्स लॉन्च किया, क्रैश कोर्स, हम्म, जो कि प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करता है। उसमें आपके टेस्ट सीरीज के साथ भी वो क्रैश कोर्स है और बिना टेस्ट सीरीज के साथ भी है। हम्म, तो वो बिगिनर्स जो हैं सर, हम्म। उस उनके लिए वो परफेक्ट होगा अगर वो ज्वाइन करते हैं तो? बिल्कुल, वो कोर्स हमारा बिगिनर्स और एडवांस जो अपने आप को हम्म, स्टडीज में या लेवल में समझते हैं, हम्म, तो उन दोनों के लिए ही यूजफुल है। उसका रीजन ये है, पहली बात तो हमने उसको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रखा है। तो रिकॉर्डेड होने से बच्चों को हम एक टाइम की कंफर्टेबिलिटी आ गई। हम्म, कुछ सब्जेक्ट उसमें जैसे हमने पूरा हिस्ट्री उनको रिकॉर्डेड ही देंगे, हम पूरा इकोनॉमी भी उन्हें रिकॉर्डेड देंगे। हम्म। तो बच्चा अपने हिसाब से स्पीड बढ़ा के दिन के किसी भी टाइम पीरियड में उन उन सब्जेक्ट को वो कवर और कर इधर उधर सकता है, भटकना भी नहीं पड़ेगा। भटकना भी आपकी नहीं पड़ेगा। एक्सपर्टीज। हाँ, पूरा मैथ्स और रीजनिंग उसमें हम्म, उनको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनको लाइव मिलेंगे, जैसे हम्म, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, वो मैं लाइव ही पढ़ाऊंगा उस पर। हम्म। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइव मिलेगा और सी सेट का कॉम्प्रीहेंशन लाइव मिलेगा और आईआर वाला पार्ट उनको लाइव मिलेगा और पॉलिटी वाला। तो कुछ हिस्ट्री और इकोनॉमी और मैथ्स और रीजनिंग ये हम रिकॉर्डेड देंगे और बाकी जो हमारे जो पार्ट बचे वो हमारे लाइव रहेंगे। तो बच्चे के पास उतना बर्डन नहीं है कि नंबर ऑफ क्लासेस डेली वो हमारे साथ 5-5 6-6 क्लासेस में लगा हुआ है। कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड दे दी, वो उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकता है, उसका हम्म। पीडीएफ भी है उसके पास, कंटेंट भी है और ऊपर से हमने टेस्ट सीरीज भी दे दी। ओके सर, बिगिनर मतलब कि थोड़ा सा एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है वो, और हम्म, स्टैंडर्ड बुक थोड़े थोड़े कुछ चैप्टर वो पढ़ रखा है, हम्म, नेचर समझता है यूपीएससी का, हम्म। उसके लिए ये आपका कोर्स सुटेबल है? बेस्ट, परफेक्ट, मैं यही कहूंगा। प्रीलिम्स के लिए, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सुटेबल है उनके लिए ये कोर्स, क्योंकि पहली बात हमने कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं किया कंटेंट हम्म, के साथ। कई जी। बार क्या होता है ना, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में नंबर ऑफ टॉपिक को रिड्यूस कर दिया जाता है, हम्म, कि भाई जैसे पॉलिटी के 70 टॉपिक पढ़ाने थे, वो उधर 35 ही टॉपिक पढ़ाए। हम्म,
तो हमने ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हमने उसको रिकॉर्डेड इसलिए ही बनाया है, बहुत सारे लेक्चर्स डिटेल्ड हमने इसलिए डाले हैं कि अगर वो बिल्कुल बेसिक लेवल से भी बच्चा आया है ना, तो उसको कहीं कंसेप्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ स्ट्रगल ना करना पड़े। तो उस स्ट्रगल वाले पार्ट को हमने उसको हटा दिया है। तो चाहे वो बिल्कुल बेसिक लेवल का हो, चाहे वो एडवांस लेवल का हो, बच्चे के पास हर टॉपिक लेक्चर्स की नंबरिंग उसको मिलेगी। उसको अगर लग रहा है यार मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के इन्हीं 15 लेक्चर में ज्यादा प्रॉब्लम है, जाएगा उन्हीं को देख ले। उसको लग रहा है यार ज्योग्राफी में मुझे जैसे मैंने लेक्चर्स बनाए मैं लूंगा, तो उसमें बिल्कुल ये सेट रहेगा, ये क्लाइमेटोलॉजी के 15 लेक्चर है, ओशनोग्राफी के 6 लेक्चर है। तो ऐसा नहीं कि उसको पूरा ज्योग्राफी एक साथ उसको ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उसको अगर लग रहा है मुझे क्लाइमेटोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो वो 15 लेक्चर देखेगा, उसका क्लाइमेटोलॉजी का प्रॉब्लम सॉल्व। उसको लगता है मुझे आर्ट एंड कल्चर का प्रॉब्लम है, तो उनको उन सारी हिस्ट्री की वीडियो में जाके उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो उसको पता है आर्ट एंड कल्चर के 21 वीडियो है, ये 21 वीडियो देख के मेरा आर्ट एंड कल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हमने काफी ईज किया है उसको। तो बेसिक वाला भी और एडवांस वाला भी बोथ आर कंफर्टेबल, और टेस्ट सीरीज तो है ही है फिर उनमें। बिल्कुल सर, आपने जो कि अभी बोला कि टेस्ट सीरीज उसमें है, तो कई लोग का मानना है कि 3-4 कोचिंग के टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। जो ये आपने टेस्ट सीरीज डिजाइन किया हुआ है, उनके सोर्स क्या क्या है? क्या वो यूपीएससी के ट्रेंड को के हिसाब से है, उसके थीम को, और कितना वेटेज वो यूपीएससी देती है अपने पेपर में किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपने डिजाइन किया या फिर कैसे है? नहीं, मैं उसमें बताना चाहूंगा ये हमने किया कैसे। पहली बात तो हमने पूरा यूपीएससी का जो रिसेंट ट्रेंड है 2011 के बाद की, पूरे उसी ट्रेंड को पकड़ा है, और किस तरह से उसने क्वेश्चन पूछने के पैटर्न चेंज किया है यूपीएससी ने, हमने उसको भी बहुत अच्छे से पकड़ा है। उसके साथ हमने टॉपिक के वेटेज को भी देखा है उसमें, कि जिन टॉपिक्स का जितना वेटेज है, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कोशिश की है उतना रखे है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने वो फिक्स कर दिया है, यूपीएससी अपने पैटर्न को चेंज भी कर सकता है। तो हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई है। 2500 क्वेश्चन हम इसमें पूछ रहे हैं, तो सब सब्जेक्ट को और उनके टॉपिक को और कंसेप्ट को हमने कोशिश किया कि टारगेट करें। कंसेप्चुअल वाले पार्ट पे और फैक्चुअल वाले पार्ट पे बच्चा जहां वो वीक हो सकता है, जहां उसके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो सारी चीजें हमने उस टेस्ट सीरीज में डाली है। 25 है? हाँ, 25 टेस्ट है। तो चैप्टर वाइज फुल लेंथ या फिर कैसे? हाँ, हमने उसको अलग, बिल्कुल हमने उसको सेक्शनल भी बनाया है और फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी है। ओके। और करंट अफेयर हमारे हर टेस्ट के अंदर शामिल है।